हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी जुलाई 2013 पेपर 1 के जितने भी पूछे हुए सवाल हैं तो सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा 2 यानी कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। क्या है? पहले ऑप्शन है श्यामपट्ट का तल, दूसरे ऑप्शन है जियो बोर्ड, तीसरे ऑप्शन है 3D सॉलिड्स के नेट्स और चौथे ऑप्शन है क्यूब्स। राइट, ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग बात करेंगे कि जियो बोर्ड। ठीक है, जियो बोर्ड की सहायता से बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों एवं उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है। अतः आकृतियों का परिचय कराने के लिए जियो बोर्ड उत्तम उपकरण है। ओके, तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, जियो बोर्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है जहां 4 खंभे हैं जिसका माप 105, 215, 150, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? पूछे गए हैं और पूछे गए आपसे कि यह सवाल खाली स्थान के लिए पूछा गया है। किस लिए पूछा गया है यह सवाल? पहले ऑप्शन आपके दिए गए हैं HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। दूसरे ऑप्शन है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा लेने। तीसरे ऑप्शन है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच और चौथे ऑप्शन है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के। तो देखिए, यहाँ अलग अलग मापों वाले चारों खंभों को समान माप में काटने के लिए यानी टुकड़े में बांटने के लिए कहा गया है। प्रत्येक माप का सबसे पहले HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा, जो कि गणितीय संकल्पना है जिसका प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है। इसलिए इस प्रकार की समस्या के समाधान का कौशल बढ़ाने के लिए संकल्पना का प्रयोग करना आवश्यक होगा। राइट, हमारे राइट आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछे गए हैं निम्नलिखित कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? समस्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? पहले है संश्लेषण, दूसरे ऑप्शन है ज्ञान, तीसरे ऑप्शन है बोधन और चौथे ऑप्शन है विश्लेषण। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं कि एक दूध वाला जो है 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? ये जो प्रश्न है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत करता है। राइट, हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोले जा रहे हैं कि रशीद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार रशीद खाली स्थान चरण पर है। किस चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथे ऑप्शन है संवेदी गतिक अवस्था। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार रशीद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण पर है। राइट आंसर हमारे हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में दिए गए हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है।
स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की खाली स्थान क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। क्या संकेत कर रहा है? पहले ऑप्शन है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे की संसाधनों का विकास करने। दूसरे ऑप्शन है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। तीसरे ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। चौथे ऑप्शन आपके दिए गए हैं शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। राइट, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब हमें बताना है यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ गणितीकरण बच्चे की जो पहले की धारणाओं को, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 इसमें दिए गए हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। क्या है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशिष्टताएं होंगी? उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। हम लोग बात करें कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टता में क्या होंगे, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टता जो होगी आपकी, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तो हमारे राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 खाली स्थान पर बल देती है। किस पर बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। चौथे ऑप्शन है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। राइट, तो हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में सफलता जो है प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 बाकी जो बीच में जितने भी प्रश्न आए सारे प्रॉपर मैथ्स के सवाल आपके पूछे गए थे। तो प्रॉपर मैथ्स के लिए आप YouTube पर सर्च कर लीजिए आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, चैनल के लिंक जो है मिल जाएंगे। तो उस चैनल के लिंक को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको सीटेट के प्रॉपर मैथ्स के जितने भी सवाल विगत वर्षों के पूछे हुए सवाल हैं ईयर वाइज आपको सॉल्व किए गए मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहां मिल जाएंगे। साथ ही आपको हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में वीडियो चाहिए, तो टॉपिक वाइज सारे टॉपिक वहां कवर किए गए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। ओके, बाकी 54 से फिर आपके स्टार्ट होते हैं पेडागोजी सेक्शन, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल खाली स्थान की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत कर रहा है? पहले ऑप्शन है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरे ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। तीसरे ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। और चौथे ऑप्शन है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। हम लोग बात करते हैं कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखना जो है एक निम्न स्तरीय मांग कार्य है। ठीक है, क्या है? एक निम्न स्तरीय मांग कार्य है क्योंकि
इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशल, प्रक्रमणकारी कौशल का मतलब आपका हो गया कि अंश और हर के समान रूप में भिन्न भिन्न संख्याओं की गुणा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हमारे होंगे ऑप्शन नंबर 2 निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन पूछे गए प्रायः शिक्षार्थी जो है दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? पहले ऑप्शन है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। दूसरे ऑप्शन है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव है। तीसरे ऑप्शन है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव है। और चौथे ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वारा लापरवाही बरतना। ये 4 ऑप्शन है। देखिए दशमलव की संख्याओं में त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना का होना, यही होगा। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, कैसा गतिविधि है? पहले ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। दूसरे ऑप्शन है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। तीसरे ऑप्शन है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और चौथे ऑप्शन है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय पर गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। क्यों देता है? इसलिए देता है क्योंकि इससे शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग से संबंध बैठाने और अपने विचारों को साझा करने की क्षमता में वृद्धि होगी। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए प्रश्न वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। क्या क्या है? चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर वह बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के खाली स्थान स्तर पर है। कौन से स्तर पर है? ये देखिए आपको कुछ दे दिए गए हैं फिगर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका मतलब यह बच्चा जो है वेन हीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है? खाली स्थान स्तर पर है। कौन से स्तर पर है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बच्चा क्या है? बच्चा जो है 4 ऑप्शन है औपचारिक निगमन, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। तो बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के चाक्षुषीकरण स्तर पर है क्योंकि वह भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है। ठीक है, भुजा की संख्याओं के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर चाक्षुषीकरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके जीवन, उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। वे हैं, कौन सा बाधा है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। तीसरे ऑप्शन है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। चौथा ऑप्शन है कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। हमारे आंसर जो होंगे, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्या होंगे? कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण के कारण बच्चों में संख्या
करने की क्षमता जो होती है प्रभावित होती है। तो राइट आंसर हमारे जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह खाली स्थान पर केंद्रित है। अधिगमकर्ता यहाँ होगा, कता लिखा हुआ है गलती से, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है। खाली स्थान पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा कराने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। यहाँ अगर बात करें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है। क्यों बल देती है? क्योंकि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। यहाँ राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 होंगे। रचनावादी उपागम शिक्षार्थियों की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित एरे आरेख हैं। आप देखिए ये जो बिंदी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो 4 टाइप से इसको दिखाया गया है। कैसे कैसे? एक तो ये हो गए, दूसरा ये है, तीसरे ये है, चौथे आपके इस तरीके से दिखाए गए हैं। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपरोक्त तरीके को खाली स्थान की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किस संकल्पना को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? पहले ऑप्शन है, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। दूसरे ऑप्शन है क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति। तीसरे ऑप्शन है गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। चौथे ऑप्शन आपके हैं, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो ये जो तरीका आपके दिए गए हैं, यहाँ क्वेश्चन आप लोग देखिए किस तरीके से, बिंदी आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो दिया गया जो ये तरीका है बिंदी का जो दिखाने का जो तरीका है, 2 संख्याओं के गुणों को बढ़ाने की संकल्पना पर आधारित है। जैसे 2 संख्याओं का एक संख्या में प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता आदि। राइट, हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होंगे। 2 संख्या के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। तो इसकी संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर आपका जो है सीटेट मैथ पेडागोजी जुलाई 2013 पेपर 1 के जितने भी सवाल पूछे हुए आपके थे, सारे सवाल को हम लोगों ने इस वीडियो में हल किए हैं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए हैं। तो जहां आप लोगों को कंफ्यूजन हो, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर पाऊं। ओके, तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले जो है इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।